हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये रहने वाली है एनआईएस ज्योग्राफी चैप्टर 9 का पार्ट 3। तो हमने हमारे पिछली जो वीडियो रही है उसमें हमने क्लाइमेटिक रीजंस के बारे में काफ़ी इत्मीनान से, बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम ओपनली, थॉरोली हम कह सकते हैं कि पढ़ लिया है। ठीक है, मैंने वहाँ पर आपको जो हमारे फर्स्ट जो क्या नाम है जिन्होंने क्लाइमेटिक रीजंस के बारे में बताया था, एरिस्टोटल जी, उनके बारे में मैं आपको बताया। फिर उनके बाद जो क्लासिफिकेशन आज हम यूज़ करते हैं, जो दी गई है, जो कॉपन्स थे उनके द्वारा वो जो क्लासिफिकेशन दी, उसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो वैसे तो काफ़ी सारे जो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा है, बट द मेजर क्लासिफिकेशन दैट वी यूजुअली यूज इन टूडेज वर्ल्ड, तो वो है कॉपन्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम समझ भी पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो ये चैप्टर एनआईओएस का चैप्टर 9 रहने वाला है और पार्ट 3 रहने वाला है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन और अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। नाउ देखिए, ये जो वीडियो है काफ़ी छोटी सी रहने वाली है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्लाइमेट एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक फिनोमिना है, जो हमें धरती पर यानी हमारी पृथ्वी पर हर एक जगह पर अलग अलग देखने के लिए मिलता है। इवन धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा का पूरा डायनेमिक ही है, क्योंकि वो भी हमें एक जैसा नहीं, अलग अलग उसमें चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का जो चैप्टर मैं आप ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लाइमेट के बारे में बात करने वाले हैं। मगर क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या है? क्लाइमेट चेंज दरअसल क्लाइमेट का मतलब, अगर क्लाइमेट में थोड़े से भी बदलाव आते हैं ना एक पर्टिकुलर पीरियड के, देखिए यहाँ पर आपको इस वीडियो में दो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज जो है वो कहीं ना कहीं वेरिएबिलिटी जब सस्टेन कर जाती है ना तो उसको क्लाइमेट चेंज बोल देते हैं, और जब वेरिएबिलिटी चल रही होती है देन उसको हम जो है वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि देखिए क्लाइमेट जो है ना, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1950 में स्टार्ट हुआ था, दैट वाज द 1950, इट वाज स्टार्टेड व्हेन इन 1950, बट वेयर इट वाज स्टार्टेड इन द सो कॉल्ड कंट्री, दैट इज द यूनाइटेड किंगडम। उस समय पर जो यूनाइटेड किंगडम था वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हो चुका था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साथ ही साथ देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो एक मेजर पार्ट है जिसने कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट को चेंज करा है। मगर उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर आने वाले भी तो पीपल ही थे, लोग ही थे, जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ह्यूमन के द्वारा इंड्यूस्ड करी जाने वाली चीज़ें आज क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। देखिए आज से तकरीबन करोड़ों साल पहले एक जैसा क्लाइमेट चलता था, हम मान लेते हैं कि एक जैसा क्लाइमेट चलता था, और उसके अनुसार यहाँ पर हमारी अर्थ पर जीव जंतु भी हुआ करते थे, ऑर्गेनिजम्स भी हुआ करते थे। बट मान लें कि वहां पर, जैसे कि मान लीजिए पैलेस्टोसिन पीरियड में क्या हुआ कि फायर का इन्वेंशन हुआ। पहले जो मैन था वो नोमैडिक था। ठीक है, नोमैडिक हुआ करता था, मैन वाज नॉट वंडरिंग हियर एंड देयर। मगर धीरे धीरे वो नोमैडिक बना। क्यों नोमैडिक? इसलिए बना क्योंकि पैलेस्टोसिन पीरियड में आइसेज चल रहा था। ठीक है, आइसेज चल रहा था जिसे हम द ग्रेट आइसेज भी बोलते हैं। उस समय पर हमारी पूरी पृथ्वी मतलब आइस से कवर थी, तो उस समय पर इतना ज़्यादा आविष्कार भी नहीं था। मगर धीरे धीरे जब लाइफ इवॉल्व हुई ना तो उस समय पर फिर उसके बाद मैन भी बने, सारी चीज़ें आई यहाँ पर धरती पर आई। फिर उसके बाद अंधकार सा छाया, तो फिर मैन ने धीरे धीरे फायर का इन्वेंशन करा। तो उसके बाद उसने जो धरती का कोना कोना उसको छानना चालू कर दिया। जब फायर का इन्वेंशन हुआ तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। पहले तो आइस थी, अब आइस पिघलने लगी कि ठीक है, आइस पिघलने लगी तो कहीं ना कहीं रहने लायक सुटेबल चीज़ें बनने लगी। मगर वो जो टेम्परेचर जब से चेंज हो रहा था ना उसको एक तरीके से पीछे सुई चुभा दी गई। कब? जब 1750 आया, 1750 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू होने वाला था। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना फिर रैपिडली चेंज होने लगी। मानते हैं मैन ने फायर का इन्वेंशन, यानी जो एक प्रीमेटिव मैन हुआ करता था उसने फायर का इन्वेंशन करा और क्लाइमेट चेंज होने लगा। मगर वहाँ पर तो सूटेबल था ना। इवन आज से 1000 साल पहले भी सारी चीज़ें जो है ना एकदम इत्मीनान से चल रही थी। ठीक है,
आज के समय में अगर आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, आज अगर आप चाहेंगे ना तो क्या चाहेंगे कि मैं जो ना गांव में जाऊँ और अपने एक प्रिमिटिव लाइफ में बिताऊँ, ना तो मेरे पास मोबाइल हो, ना मेरे पास कुछ भी गैजेट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, और एकदम ऑक्सीजन शुद्ध आए और मैं एकदम मजे से रहूँ। क्योंकि उस समय पर आप ये चाहेंगे कि भाई एकदम अच्छी तरीके से चीज़ें चल रही हैं और इतना अच्छा एनवायरनमेंट मुझे मिल रहा है। तो क्योंकि जो आज के समय में जो लोग शहर में रहते हैं ना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कानपुर, कोलकाता और चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोग रहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। अब वो जो है ना ये सोचते हैं कि काश कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल होता, ना कुछ झंझट रहता, ना कुछ रहता। तो ये सही बात है, ठीक है। तो 1750 के बाद जो क्लाइमेट चेंज हुआ ना वो रैपिड हमें देखने के लिए मिला। इवन इवन आज के समय में तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं। बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज के देखने के लिए मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चाहे फिर वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे फिर वो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो, ठीक है, चाहे फिर वो एयरबोर्न डिजीज़ हो, इन्फेक्टिव वाटर कॉन्टामिनेटेड डिजीज़ हो, या फिर मानसूनल इम्पैक्ट हो, मानसून से होने वाली डिजीज़ हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो चेंज जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है आज की जो लाइफ है उसको बदतर बनाने में, ठीक है। बद से बदतर हो रही हैं खासकर चीज़ें। इवन मैं अगर दिल्ली की बात करूँ, आप दिल्ली में जाकर देख लीजिए, इवन नोएडा में जाकर देखिए, वहाँ की जो एयर क्वालिटी है कितनी वर्स्ट है। इवन द पीपल आर लिविंग ओवर देयर ऑल्सो, ठीक है। तो वहाँ पर लोग अभी भी रह रहे हैं। तो देखिए सारी चीज़ें जो ना कहीं ना कहीं क्लाइमेट ड्रास्टिकली चेंज हुआ और ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में वर्ल्ड में, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके संदर्भ में कॉजेज भी थे और कुछ फैक्टर्स भी थे, इन्वॉल्व थे, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे जो स्टेप्स हैं, मेजर्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि सुधार जो है किए जा रहे हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस लेकर आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो टेम्परेचर था, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ठीक है, तो उन वहाँ का जो टेम्परेचर था बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। यानी आज जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना उससे 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो चुका है आज के समय, और वी आर मूविंग टूवर्ड्स टू हिट 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को कहीं ना कहीं मेंटेन करी जा सके तो वो उसके लिए काफ़ी सारे जो स्टेप्स हैं वो भी चलाए जा रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की बात करें तो एक शॉर्ट फिनोमिना है, ठीक है। मान कर चलिए, हम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि क्लाइमेट जो है हम मेजर करते हैं एक जगह का क्लाइमेट, तो उसके लिए तकरीबन 30 सालों का हम एवरेज क्लाइमेट निकालते हैं कि वहाँ का ये क्लाइमेट रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम उस पर्टिकुलर रीजन को ये बताते हैं कि वो ड्राई है, ह्यूमिड है, या क्या कौन सा क्लाइमेट वहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ से डिसाइड करते हैं। अब क्लाइमेट वेरिएबिलिटी क्या होता है? इस 30 साल में अगर 5 साल के लिए कुछ वेरिएबिलिटी, अगर यहाँ पर सूखा था तो यहाँ पर अगर कुछ ठंड पड़ गई या फिर बारिश हो गई, तो ये जो वेरिएबिलिटी आती है ना इसको बोलते हैं क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। 2-3 सालों के लिए, 4-5 सालों के लिए, तो इसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी। अगर वो वेरिएबिलिटी नहीं चलती है, अगर वो वेरिएबिलिटी परसिस्ट रहती है, चलती रहती है तकरीबन 30 सालों तक, और हमें फिर वही देखने के लिए मिलती है, तो हम बोल देते हैं कि पहले यहाँ पर ड्राई रीजन हुआ करता था, आज यहाँ पर वेट है। तो कहीं ना कहीं ये जो चेंज हुआ है वो क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी आपको समझ में आ गई, ठीक है। छोटा फिनोमिना, कुछ सालों तक, 10 सालों तक, 5 सालों तक, इन सालों तक, ठीक है। अब अगर वही क्लाइमेट वेरिएबिलिटी सस्टेन कर जाती है, एकदम मेंटेन रह जाती है, ऐसी की ऐसी बनी रहती है, और फिर वहाँ पर हमें वही क्लाइमेट, हमें रीजन मिलता है, तो हम ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ है। पहले यहाँ पर कुछ और हुआ करता था, आज यहाँ पर कुछ और है, ठीक है। आपको वर्ल्ड में काफ़ी सारी डेजर्ट इट्स स्वीट डिश, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डेजर्ट्स की। अगर डेजर्ट आपको देखने के लिए मिले, थार डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, मोजेव डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी सहारा डेजर्ट जो है, जितने भी डेजर्ट हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर जो है अगर आप पेड़ पौधे उगा दें तो क्या होगा, जितने भी अमेजोन है ना, अगर अमेजोन जितना भी है और जितने भी अलग अलग क्लाइमेट में हमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, तो वो अपना एग्जिस्टेंस खो देंगे। आज के समय में सऊदी अरेबिया में जितनी भी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, एक मरुस्थल को एक हरियाली में तब्दील करा जा रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबल टेम्परेचर पर, ग्लोबल क्लाइमेट पर, ठीक है। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी दीवार लाइक एक सिटी कंस्ट्रक्ट करी जा रही है सऊदी अरेबिया में, ठीक है, वॉल लाइक सिटी है वो, ठीक है। तो वो
क्या करेगी, वो क्या करेगी, आगे आने वाला जो समय है वहाँ पर तो चीज़ें सही हो जाएंगे, मगर वो जो जगह वहाँ पर मरुस्थलीय थी ना, वो जगह यहाँ से हटकर कहीं और शिफ्ट होगी, मगर होगी ज़रूर। ठीक है, क्योंकि जो नेचर है ना अपने आप को बैलेंस आउट करने की हमेशा कोशिश करता है। वो ना तो किसी चीज़ को ज़्यादा रहने देता है, ना किसी को कम रहने देता है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। अगर हम आज कुछ जैसे बोलते हैं ना, कर्मा जो कहीं ना कहीं आपको फल देता है। अगर आप आज अच्छा करोगे ना तो आपको कल अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगर आपने आज पढ़ लिया तो एग्जाम में आप टॉप करोगे, मगर वहीं पर अगर आप नहीं करोगे ना आज, तो आपको एकदम सीवियर सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही आज जब मरुस्थल में पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे ना, तो जितने भी जहाँ पर भी पेड़ पौधे लग रहे हैं वो आगे चलकर मरुस्थल बन जाएंगे। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। चेंज होगा, क्लाइमेट बहुत तगड़ा चेंज होगा। ठीक है, चलिए ये बात आपको मुझे लगता है समझ में आ चुकी है। तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जो है, फ्लक्चुएशन डिस्टिंक्ट वेदर इवेंट इन द क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है ये। ठीक है, और ये जो है ना रीजनल लेवल का फिनोमिना होता है। और यहाँ पर जो है ग्लोबल फिनोमिना हमें देखने के लिए मिलता है कि अगर ये जो रीजनल लेवल पर चेंज हुआ है तो इसकी वजह से जो है ग्लोबल लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज में, और ये लॉन्ग पीरियड के लिए डिसाइड करा जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है ना। अब यहाँ पर आती है, देखिए एक बात कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, चलिए मानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मगर ग्लोबल वार्मिंग भी तो बढ़ रही है। जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करने वाले काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल एमिशन, ठीक है, व्हीकुलर एमिशन जिसे हम बोलते हैं गाड़ियों का धुआं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जाम्पल लैंड यूज पैटर्न्स, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट्स, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल बर्निंग, फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रीज, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन। बहुत सारे कहीं ना कहीं ह्यूमन के द्वारा इंड्यूस्ड करे हुए नेचुरल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, उससे भी कहीं ना कहीं एरोसोल्स वगैरह या हम बोल सकते हैं एसिड्स वगैरह जो एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व हो जाती हैं, और वो भी कहीं ना कहीं ड्रास्टिकली जो क्लाइमेट को कहीं ना कहीं हैम्पर करती हैं। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें जो है ना, अर्थक्वेक हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ना, ये हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से ही देखने के लिए मिल रही है। ऑब्वियसली हम इसको क्लाइमेट चेंज ही रेफर करेंगे। ठीक है, just because of changing climate of a particular place is impacting over other places of the world or the other places of the globe, that is because of increasing temperature, or increasing temperature is because of ग्लोबल वार्मिंग। इसी को जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं कि ग्लोबल वार्म हो रहा, पूरा का पूरा जो धरती है वो गर्म हो रही है। ठीक है, पहले ठंडी हुआ करती थी, अब गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। ठीक है, अब देखिए आपने अपनी गाड़ी जो है, कार वगैरह, अगर किसी उसमें किसी धूप के नीचे खड़ी कर दी है, पार्किंग में खड़ी कर दी है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है। ठीक है, वैसे तो मैं ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मैंने आपको बताई थी ना, लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव की कहानी जितनी भी सुनाई थी मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में, वो सब वही है, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा चुका। मगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वही फिनोमेना जो ना यहाँ पर चलता है हमारी धरती पर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सोलर, जब इंसोलेशन होता है तो इंसोलेशन होने के बाद अगर एक पर्टिकुलर एरिया, मानकर चलिए ये है, ये सन है, और यहाँ पर इंसोलेशन हाई हो रहा है, तो यहाँ पर जो है धरती कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ कुछ एटमॉस्फेयर से ही स्कैटर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी लेयर पाई जाती हैं, तो वो जो है ना कहीं ना कहीं स्कैटर कर देती है सन की लाइट को, एल्बिडो की होने की वजह से। ठीक है, एल्बिडो क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया है। अब यहाँ पर देखिए जब स्कैटर हो जाते हैं कुछ जो है ना यहाँ पर धरती पर पहुँचते, धरती इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। दिन भर तो हीटिंग हुई है धरती की, अब जब रात को सन जो है ना यहाँ पर ये शिफ्ट कर जाता है। सन कहाँ पर, देखिए अब ये जो सन है यहाँ पर शिफ्ट करके, अब यहाँ पर रात हो गई है ना, तो यहाँ पर जो हीटिंग हुई है, अब ये हीटिंग धरती पर से निकल कर जाएगी बाहर। ठीक है, धरती पर से जब निकल कर बाहर जाएगी तो ये होंगी लॉन्ग वेवलेंथ में, और ये जो सन की जो हीटिंग यहाँ पर हो रही है अभी दिन में, वो हो रही है शॉर्ट वेवलेंथ में, क्योंकि हैवी हीटिंग है। ठीक है, क्योंकि सन तो कहीं ना कहीं एनर्जी का स्रोत है। ठीक है, एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लॉन्ग वेवलेंथ है ना, वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में सस्टेन कर जाती हैं, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, वो इनकी ज़्यादा इतनी इंटेंसिटी, इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है कि वो एटमॉस्फेयर को जो ना क्रॉस कर सकें। ठीक है, पेनिट्रेट कर बाहर स्पेस में जा सके, ऐसा नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो जब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो धरती से निकलने वाली रात को रेडिएशन, गर्म हवाएं, गर्मी जितनी भी निकलती है ना, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह जाती है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग सूरज से जितनी भी आ रही है ना, वो
मानते हैं रह सकती है, मगर इसमें कुछ और भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है, फिर वो किसान भी कंट्रीब्यूट करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, लैंड यूज प्रैक्टिसेस और व्हीकुलर इमिशन, बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर इसको जो है ना, जो जहाँ पर ये 0.1 डिग्री जो है ये कंट्रीब्यूट करना था, वो वहीं पर अब हो जाता है 0.3 या 2 डिग्री कंट्रीब्यूट होता है फिर ग्लोबल को वार्म करने में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ऐसे ही कार का एग्जांपल है, अगर आपने कार धूप में खड़ी कर रखी है ना अपनी कार, तो आप देखेंगे अगर धूप में खड़ी कर रखी है तो आप उसके अंदर एंटर करेंगे तो आपको देखे करने के लिए मिलेगा, महसूस करने के लिए मिलेगा कि आपकी कार अंदर से भी बहुत ज़्यादा भभका फेंक रही है, ठीक है, भभका यानी आपको लगेगा कि गर्म गर्म हवाएं उसमें चल रही है, ठीक है। तो उसी चीज़ को अंदर की जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसको बोलते हैं इनसाइड वार्मिंग, यानी अर्थ की इनसाइड की वार्मिंग, हम इसे ग्लोबल वार्मिंग भी बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि अगर एक आपने घर बना दिया, एक पूरी पूरी घर बना दी और वो जो ना बीज जंगल में बना दिया है, जंगल नहीं मानकर खेत में बना दिया, और वहाँ पर धूप काड़ी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा काड़ी पड़ रही है, तो आपकी दीवारें गर्म हो जाएंगी, रात को जो गर्मी महसूस होगी ना, उन दीवारों में से जो गर्मी निकलेगी वो वार्मिंग है, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस में जो है ना ये सारी गैसेस आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग होती है और जितने भी ये जो पॉल्यूशन वगैरह निकलता है ना जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, जैसे कि मीथेन वगैरह जितनी भी चीज़ें, ये सारी ग्लोबल वार्मिंग की गैसेस हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जिसे हम बोलते हैं। अब ये कहीं ना कहीं ओजोन की जो लेयर है ना उसे भी इम्पैक्ट डालती है बहुत ज़्यादा, और ये ओजोन की जो लेयर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जो एक्सरे होती है ना, जो सन की जो रेज होती हैं एक्स रेज, वो कहीं ना कहीं धरती तक यानी लोगों तक ना पहुंचे, उनको बचाने के, उससे हमें बचाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। मैं ओजोन की लेयर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपके प्रीवियस चैप्टर में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है ना आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ठीक है। वन ऑफ द प्राइम प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड, जो कहीं ना कहीं आज के समय में हमें देखने के लिए मिला, इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1% जो था ये 1688 में था, ठीक है, 1688 में था, फिर यहाँ से इंक्रीज हुआ ये 1980 में, 1680 88 से लेकर या 80 से मान लो, ठीक है। तो ये यहाँ से इंक्रीज हुआ 1980 तक इंक्रीज हुआ, कितना, इतना 0.0%, 0.07% पर डी के इंक्रीज हुआ। मगर जो 1980 यानी हम बोले 1981 के बाद जो ट्रेंड चली है ना इसकी इंक्रीमेंट में, ठीक है, इसकी इंक्रीमेंट में वो देख लीजिए दुगनी है, 0.18 डिग्री 18 डिग्री परसेंट, ठीक है। इतना परसेंट ये हर साल, हर 10 साल में इंक्रीज हो रहा है, और ये 2040 में जो है ना 1.5 डिग्री जो है क्रॉस कर जाएगा ये, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा हुआ ना तो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी मार पड़ेगी हमारे ऊपर भी, और बहुत तगड़ी चीज़ें जो ना कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये कुछ ट्रेंड है, देखिए यहाँ पर 1960 में आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज यानी जो ह्यूमन के द्वारा इंड्यूस्ड वार्मिंग थी वो कितनी थी, 0.25, ठीक है। वहीं पर आज देखिए ये ट्रेंड 2017 में इतना हुआ था, और ये 2040 में यहाँ पर तक पहुँच जाएगा, यानी पूरा 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पर इसको मिटिगेट नहीं करा गया ना तो ये 2 छू लेगा कब का, ठीक है। मगर इसके लिए काफ़ी सारे जो पैंतरे हैं वो आजमाए जा रहे हैं, काफ़ी सारी जो बैठक है वो हुई हैं, काफ़ी सारे जो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं ताकि इन सारी चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखा जा सके, ठीक है। तो ये ट्रेंड आप देख सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, एक और वीडियो रही है, इसमें आपका चैप्टर पूरा खत्म, ठीक है। फिर हम 11 चैप्टर की तरफ 10 चैप्टर की तरफ चलेंगे, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। तो चलिए, अगर आपकी फिर भी आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है ना, या तो वीडियो रिपीट कर लीजिए, अगर फिर भी नहीं आती है देन यू हैव सो मैनी वेज टू कॉन्टैक्ट मी, और आप अपनी जो क्वेरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे फिर वो व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, कहीं पर भी आप मुझसे पूछ लीजिए। आई विल रिप्लाई यू इंस्टेंटली, नॉट इंस्टेंटली बट हाँ डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेट वर्ड जो है ना वो डेफिनेट ही है, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा एक अप्रोप्रिएट आंसर के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए अभी तो चालू नहीं करेंगे, ठीक है, अभी तो खाली विदा लेंगे। तो अभी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।